द व्यूअर्स ऑफ लोक टॉक्स चैनल। आप सभी का स्वागत है लोक टॉक्स पर। आज आपकी मुलाकात हम करवा रहे हैं डॉक्टर विनीता रमनानी से। आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं और वरिष्ठ ऑप्थेल्मिक सर्जन हैं। भोपाल में बंसल हॉस्पिटल में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं और काफी एक्सपीरियंस्ड ऑप्थेल्मिक सर्जन हैं। आप अपनी सभी मरीजों को बेहद पैशन और एम्पैथी के साथ मैनेज करती हैं। आज का विषय हमारा डायबिटीज से संबंधित ही रहेगा। पिछले वीडियो में आपने देखा है, एक चर्चा डॉक्टर दानी ने करी थी। आज उसी तारतम्य में हम जारी रखते हैं चर्चा। डायबिटीज के मरीज अपनी आंखों की सुरक्षा कैसे करें और आंखों पर डायबिटीज के क्या नुकसान हो सकते हैं, इस पे हम चर्चा करते हैं। ओवर टू डॉक्टर विनीता। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर लोकेश। आपने ये बहुत अच्छा टॉपिक सजेस्ट किया है आपकी कंटिन्यूटी में भी कि डॉक्टर दानी ने जो डायबिटीज के बारे में बताया कि टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज होती है। तो इन डायबिटिक वाले पेशेंट्स को मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर होता है, मतलब कि हर अंग पे कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है और आंखें सबसे सेंसिटिव होने की वजह से उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। डायबिटीज में आंखों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। वो हम अपने इस वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ये कैसे नुकसान पहुंचाती हैं आंखों को? डायबिटीज के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? जी डॉक्टर लोकेश, ये जो डायबिटीज है वो आंखों को कई तरीके से नुकसान पहुंचाती है और जो सबसे कॉमन जो इश्यू आता है कि डायबिटीज वाले मरीजों को कम दिखता है, और वो कम दिखने का जो मुख्य कारण होता है वो होता है डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी कि रेटिना पर्दे के ऊपर डायबिटीज का असर। ऐसा माना जाता है कि जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं, करीबन 50% पेशेंट्स में डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। और अगर 10 डायबिटिक रेटिनोपैथी के पेशेंट्स देखे जाएं तो उसमें से एक को ब्लाइंडनेस यानी नजर का नुकसान हमेशा के लिए हो सकता है, जिसे हम कह सकते हैं कि वो मरीज अंधत्व का शिकार हो सकता है। ये किन लोगों में आंखों का डायबिटीज का दुष्प्रभाव होने की संभावना ज्यादा होती है? What are the high risk patients? यस, बिल्कुल डॉक्टर लोकेश, जैसा कि ये स्लाइड हमारी बता रही है, हम मरीजों के अवेयरनेस के लिए ऑडियो विजुअल टॉक्स करना चाहते हैं, जिसमें कि हम ये बताना चाहते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट्स बहुत पुरानी बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे कि उनकी अगर बीमारी 5 साल पुरानी है या अनियंत्रित है, उनकी शुगर्स बहुत हाई जाती है, 200 के ऊपर है, उनका HbA1c 10-12 चल रहा है, तो ऐसी अनकंट्रोल्ड शुगर और पुरानी शुगर अक्सर मरीजों को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। और ये जो नुकसान होते हैं वो क्योंकि आंखों के अलावा भी कई अंगों पे होते हैं। तो सपोज डायबिटीज वाले पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी जिसे कहा जाता है, अगर नेफ्रोपैथी है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी होने की संभावनाएं कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जितनी छोटी ब्लड वेसल्स यानी जो नलिकाएं होती है खून की, वो जितनी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स किडनी में है, उतनी ही ब्लड वेसल्स छोटी रेटिना में भी है, और वो लीक होने लगती है रेटिनल वेसल्स और पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। तो न केवल किडनी वाले पेशेंट्स बट कार्डियक पेशेंट्स जिनको हाई बीपी है, थायराइड की प्रॉब्लम है या एनीमिया है, जिनका खून की कमी है, या फिर बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल या मोटापा है, तो ये हाई रिस्क पेशेंट है। इनको शुगर के साथ में ये दूसरे भी शत्रु मिल गए हैं जो उनको बॉडी में डैमेज करेंगे और आंखों में ज्यादा डैमेज करेंगे। स्पेशली प्रेगनेंसी में भी ऐसा देखा गया है कि डायबिटीज के दुष्परिणाम आंखों पे ज्यादा होने लगते हैं। राइट। तो आखिर ये रेटिनोपैथी होती क्या है और इसमें मरीजों को क्या तकलीफ होती है?
जैसा कि डायबिटिक वाले पेशेंट्स ने महसूस किया होगा कि उनको कई बार उनका चश्मे का नंबर बार बार बदलता रहता है, उनको कहीं ना कहीं धुंधलापन दिखने लगता है, आंखों में अचानक से रूखापन महसूस होता है, कई बार 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 इन्फेक्शन होने लगता है। और ऐसे मरीजों में कैटरेक्ट जो एक मोतियाबिंदु उम्र की बीमारी है, वो एक तेजी से आना लगता है। जो रेटिनोपैथी है बेसिकली वो है हमारी आंख का पर्दा, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये रेटिनल वेसल्स हैं जो ब्लीड करेंगी, क्योंकि इनकी जो दीवारें हैं वेसल्स की वो कमजोर हो जाती है। डायबिटिक माइक्रोवास्कुलर पैथी है तो उससे जो ब्लड है वो रिलीज हो जाएगा पर्दे के ऊपर और वो रेटिनोपैथी कहलाता है। अगर हम डॉक्टर्स की बात करें तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आपकी इस रेटिना यानी पर्दे की जांच करते हैं। तो ये एक नॉर्मल पर्दे का लुक है जो हम एक दवाई डालने के बाद चेक करते हैं। सामान्य तौर पर ये होता है कि मरीज को लगता है कि मैंने ऑप्टिकल स्टोर पे चश्मा दिखा दिया या किसी डॉक्टर को दिखाया जिन्होंने दवाई डाल के रेटिना नहीं देखा, तो फिर वो रेटिनोपैथी के बारे में उनको जानकारी नहीं मिल पाती है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट से मेरा ये निवेदन है कि वो अपनी आई की टेस्ट जब कराएं तो दवाई डलवा के कराएं, जिससे कि उनकी रेटिना यानी फंडस की टेस्ट हो सके, क्योंकि रेटिनोपैथी के चेंजेस केवल और केवल रेटिना में देखे जा सकते हैं। और वो चेंजेस ये इसमें ऐसे होते हैं कि ये सेंटर में आपके देखने वाली नस है, और ये जो सेंसिटिव एरिया है मैक्यूला, जहां से लिखने पढ़ने की रोशनी, जहां से बारीक चीजें और चेहरे देखने की रोशनी बनती है, वहां पे खून के धब्बे आने लगते हैं। ये अपन इसकी जो जांच है वो केवल ऑप्थेल्मोस्कोप के जरिए ही कर सकते हैं दवाई डालने के बाद, मतलब ये हुआ ना आपका? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही है कि हाँ हम जी। दवाई डालेंगे जिससे कि आपकी आंख की पुतली फैल जाएगी, और उस फैली हुई पुतली से आप अंदर तक ऑप्थेल्मोस्कोप के जरिए डायबिटिक रेटिनोपैथी की अवस्था देख सकते हैं। So the diabetic retinopathy can be diagnosed by ophthalmoscope. बहुत अच्छी बात है। तो अगर किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी है तो उसका इलाज कैसे किया जा सकता है? डॉक्टर लोकेश, इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी की कौन सी स्टेज है, क्योंकि सबसे पहले किसी भी बीमारी को पहले हम स्टेजिंग करते हैं, पहले हम उसको डायग्नोज करके उसकी सीवियरिटी जानने की हमेशा से प्रयास करते हैं, और उसके बाद ही उसके निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हम इसको किस तरीके से ट्रीटमेंट या इलाज दें। जैसा कि इसमें दिख रहा है कि हमारे डायबिटिक रेटिनोपैथी की 4 स्टेजेस होती हैं। शॉर्ट में इनको बीडीआर, एनपीडीआर, पीडीआर कहते हैं। जो लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी से परेशान हो चुके हैं, उन्होंने अपने प्रिस्क्रिप्शंस में इस तरीके के वर्ड्स देखे होंगे। ये एक इंडिकेट करता है कि शुरुआती डायबिटिक रेटिनोपैथी है, जिसको हम माइल्ड कहते हैं, मॉडरेट कहते हैं और सीवियर, यानी 3 ग्रेड्स हैं। और जो 4th ग्रेड है वो बहुत एडवांस्ड डायबिटिक रेटिनोपैथी है। यूजुअली जो एडवांस डायबिटिक स्टेज है वो तभी आती है जब पेशेंट अपनी शुगर कंट्रोल नहीं करता है या फिर डॉक्टर के पास सही समय पे नहीं जाता है। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि ये आंखों के ऊपर ब्लड के धब्बे हैं, और ये कुछ कोलेस्ट्रॉल के डॉट्स हैं, येलो एंड रेड। अगर आपके रेटिना में डॉक्टर फोटोग्राफ्स दिखा रहा है, मतलब ये आपकी अलर्टनेस है कि अब आपको जग जाना चाहिए, नहीं तो ये धब्बे और बढ़ जाएंगे और धीरे धीरे करके वो आपकी विजन को और आपकी रेटिना को परमानेंटली डैमेज कर सकते हैं। तो हमारी ये ग्रेडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए एक पेशेंट को कितना एक्सटेंसिव ब्लीड हो रहा है, और इतनी ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से मरीज को कई बार अचानक से फुल रोशनी चली जाती है। हो सकता है कि वो एक आंख से या दोनों आंखों से बिल्कुल भी ना देख पाए, और हमको एडवांस स्टेज तक बिल्कुल भी नहीं जाना है जिसमें कि ये पर्दा बिल्कुल सिकुड़ गया है या पर्दे के ऊपर बहुत ज्यादा खून आ गया है, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत रिस्की होता है और परमानेंट लॉस ऑफ विजन होता है। ये कॉम्प्लिकेशंस आपने अभी बताए हैं, और ये विट्रियस हेमोरेज और ट्रैक्शनल रेटिना, ग्लूकोमा, ब्लाइंडनेस, ये सब हो सकता है।
तब ये बताएं कि आंखों के पर्दे पर लेजर कैसे किया जाता है और क्या इसके करने से रोशनी पूरी तरह से ठीक हो जाती है? ये क्या देखिए आपका अनुभव रहा है लेजर के साथ? ये देखिए, ये पेशेंट का फोटोग्राफ है। पेशेंट इस तरीके से धब्बे देखता है अपने फील्ड ऑफ विजन में। दैट इंडिकेट्स कि अब आपको लेजर की जरूरत है, क्योंकि ये जो धब्बे हैं ये ज्यादा ब्लड स्पॉट आपकी आंखों में आ गए हैं। तो जहां जहां वो ब्लड है वहां आपको ब्लैक स्कोटोमा दिख रहा है। अब आपको टेस्ट करवाना है तो डॉक्टर आपकी एक इस तरीके की कोई ओसीटी टेस्ट करता है। एक सिंपल टेस्ट है जिसमें आपको अपना चिन लगाना है और आपकी रेटिना की ये जो 10 लेयर्स हैं, जो ए पिक्चर है वो एक नॉर्मल पिक्चर है। वो सजेस्ट करता है कि आपकी रेटिना अच्छी है, लेकिन ये बी, सी और डी वाले पिक्चर्स जो है ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये रेटिना नॉर्मल नहीं है और ये रेटिना के अंदर फ्लूइड चला गया है। आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं कि ये बहुत सारी सिस्टिक स्पेसेस हैं और आपका जो रेटिना है वो ऐसे टेंट जैसा ऊपर उठ गया है। सो बेसिकली आपकी ओसिटी इंडिकेट करती है कि आपके रेटिना में कितना एक्सटेंसिव डैमेज है और फ्लूइड रेटिना के अंदर कितना चला गया है। एक जो कॉमनली हम लोग टेस्ट करते हैं लेजर के पहले ये जानने के लिए कि हमें लेजर का डोज कितना देना है, वो है एंजियोग्राफी। ये हार्ट की एंजियोग्राफी जैसी बिल्कुल खतरनाक नहीं है। ये एक ओपीडी प्रोसीजर है जिसमें कि जो 2 ml डाई है, द सेम डाई जो हम कोरोनरी आर्टरी यानी हार्ट की वेसल्स के लिए करते हैं, वो फ्लोरोसेंट डाई का 2 ml आपकी नस में इंजेक्ट करते हैं हाथ से और फिर उसके कुछ क्लोजअप फोटोग्राफ्स लेते हैं। जहां जहां ये डाई जाती है वहां आपकी ये वेसल्स प्रोमिनेंटली वाइट हो जाती है और अगर लीक होता है तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे वाइट पूल इकट्ठा हो रहा है आपकी डाई का। और ये बहुत सारी जगहें हैं जहां पे ये डाई चारों तरफ लीक कर रही है। तो अगर इस तरीके से कोई लीकिंग रेटिना है जो चारों दिशाओं से लीक कर रही है, तो जैसा आपका प्रश्न है कि लेजर एक तरीके से वेल्डिंग का या इन वेसल्स को सील करने का काम करेगा। तो हमें लेजर का डोज कितना देना है, कौन सी वेसल में देना है, ये डिपेंड करता है कि आपके एरिया ऑफ लीकेजेस क्या क्या है। अगर आपका लीकेज एरिया बहुत एक्सटेंसिव इतना है तो हमें फिर लेजर 360 डिग्री यानी सिटिंग्स में करना रहेगा। और जहां तक आपका इनिशियल स्टेजेस का सवाल है, इनिशियल स्टेजेस में जैसे ये फर्स्ट फोटोग्राफ दिखा रहा है कि आपके लेजर शॉट्स बहुत कम हैं और एरिया भी कम है क्योंकि आपने डॉक्टर को जल्दी दिखाया है। अगर थोड़ा लेट किया है तो 2 सिटिंग्स लेजर की हो सकती है। एरिया आपका जितना लीक करेगा वहां लेजर कर सकते हैं। और जैसे कि अभी मैंने एंजियोग्राफी फोटोग्राफ्स दिखाए कि जिसमें पूरा 360 डिग्री रेटिना लीक कर रहा है, तो आपको लेजर भी फिर 360 ही करना पड़ेगा। अब रहा सवाल आपके उस प्रश्न का कि क्या विजन इंप्रूव होगा, तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी स्टेज में हैं। शायद हम फर्स्ट और सेकंड स्टेज में जब लेजर करेंगे तो आपका विजन इंप्रूव हो जाएगा, बट थर्ड स्टेज में जिसमें हमको बहुत सारे लीकेजेस हैं और 360 डिग्री लेजर करना पड़ रहा है, तो कई बार आपका लेजर आपके विजन को स्टेबलाइज करने के लिए किया जाता है। मतलब कि आपकी जितनी रोशनी है उसको वहीं के वहीं रोकने के लिए प्रयास किया जाता है कि लेजर से आप और रोशनी ना खोएं। और द डिटोरेशन ऑफ विजन ना हो। यस, एग्जैक्टली। हाँ, सही है। इसके अलावा मतलब लेजर में कोई और साइड इफेक्ट्स वगैरह आपको लगता है कुछ होते हैं, कुछ आपके अनुभव में कुछ ऐसा देखने में आया हो? यूजुअली लेजर तभी ज्यादा इफेक्टिव होता है जब पेशेंट को शुगर अच्छा कंट्रोल हो। कई पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि हमने लेजर करवा दिया है तो हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट ये जो है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया है जो मरीज की रेटिना में चलती रहती है। हम लेजर से उस प्रक्रिया को स्लो डाउन करते हैं, लेकिन जो मेजर रोल है ट्रीटमेंट का वो है शुगर कंट्रोल। तो अगर वो स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल या उनकी सिस्टमिक कंट्रोल जो भी है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ओबेसिटी, अगर वो कंट्रोल नहीं करेंगे तो लेजर से आपको लगेगा कि मेरे को विजन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। और कई बार अगर
पेशेंट को फिर से ब्लीडिंग हो जाती है या फिर से लेजर की जरूरत पड़ती है, तो वो सोचते हैं कि ये लेजर के साइड इफेक्ट हैं। लेजर के साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, बल्कि लेजर आपको आगे बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि अगर आपके मैक्यूला में ये इतनी स्वेलिंग है, जो आप देख रहे हैं कि ये आपका रेटिना जो है, ये दिखने में तो आपको यहाँ पे बहुत सारे हेमरेजेस नहीं दिख रहे हैं, बट आपका रेटिना ऐसे टेंट जैसा उठा हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे बहुत सारा कलेक्शन है फ्लूइड का। तो इस फ्लूइड के कलेक्शन को कम करने के लिए पहले हमको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, और जैसे ही हमने इंजेक्शन लगाया तो ये फ्लूइड चला जाता है, और फिर हम लेजर करते हैं तो उसके रिजल्ट्स बेटर आते हैं। हाँ, तो ये आंखों में जो इंजेक्शन थेरेपी जो भी आप बता रहे हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए, ये कौन से मरीजों को दिए जाते हैं? ये उन्हीं मरीजों के लिए डॉक्टर लोकेश कामयाब है जिनको ऑलरेडी बहुत ज्यादा हेमरेज आंख में हो चुका है, और जिनका ओसिटी इस तरीके का हो, मींस उसमें ये ब्लैक कलर के आपको सिस्टिक स्पेसेस दिख रहे हो। इनडायरेक्टली आप ये समझिए कि जो रेटिनल वेसल्स हैं वो लीक कर रही हैं, मतलब आपके घर में कोई एक पुराना पाइप है जो जगह जगह टपक रहा है। अब आपको उस पाइप को सील करना पड़ेगा, तो वो जो सील करने की प्रक्रिया है वो लेजर है। और जो पानी आपका टपक चुका है, वो जो नीचे ग्राउंड पे आपका जो वाटर फ्लो हो रहा है, उसको जब आप साफ करते हैं, वो प्रक्रिया समझ लीजिए आप इंजेक्शन से कर रहे हैं। जितनी बार वो पानी टपकेगा उतनी बार वो आपको सरफेस क्लीन करनी पड़ेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो टपकने की प्रक्रिया हमें बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो रूट कॉज है वो डायबिटीज है। और फिर जिस वेसल से लीक हो रहा है उसको लेजर करना पड़ेगा, और अगर वो फ्लूइड रेटिना के अंदर जा चुका है तो हमें इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली ये इंजेक्शंस महंगे होते हैं, और इनका जो रोल है इंजेक्शंस का, जो इनकी हाफ लाइफ है, वो सिर्फ 4 से 6 हफ्ते है। अगर इस बीच में पेशेंट कंट्रोल कर लेता है अपनी सारी चीजें और लेजर करवा लेता है, तो रिपीट इंजेक्शंस की जरूरत नहीं पड़ती है। बट कई बार अगर स्वेलिंग फिर से आ जाए, फिर से फ्लूइड टपकने लग जाए, तो हमें रिपीट इंजेक्शंस भी देनी पड़ती है। राइट, राइट, वेरी नाइस। तो और जैसा भी आपने बताया कि ऑपरेशंस भी आंखों के लिए किए जाते हैं, तो वो किन मरीजों में किए जाते हैं? डॉक्टर लोकेश, अगर हम आंखों के ऑपरेशन की अगर जनरल बात करें तो वो होता है मोतियाबिंदु का ऑपरेशन, क्योंकि हम लोग एज ए आई सर्जन जो हमारा 80% केसेस हैं वो मोतियाबिंदु यानी कैटरेक्ट के ऑपरेशन करते हैं। लेकिन हम यहाँ जो ऑपरेशन की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं पर्दे की। जो पर्दा है वो आप समझ लीजिए जैसे घड़ी का डायल है। आपकी घड़ी में जो कांच होता है वो लेंस की तरह काम करता है, और वो लेंस अगर हेजी हो जाए तो वो कैटरेक्ट या मोतियाबिंदु कहलाता है। एंड इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि आप अपने घड़ी का कांच बदलवा लीजिए। अगर आपकी घड़ी में डायल सही काम कर रहा है तो कांच बदलवाने से यू विल सी राइट टाइम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपका डायल खराब है या घड़ी के कांटे सही नहीं चल रहे हैं, तो कांच बदलने की प्रक्रिया भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। सो यहाँ पे जो फोटोग्राफ में दिखा रही हूँ ये है रेटिना का डिटेचमेंट। पर्दे के ऊपर बहुत लंबे समय से डायबिटिक रेटिनोपैथी का असर हो रहा है, जिससे पर्दा सिकुड़ गया है, पर्दा अपनी जगह से खिंच गया है। तो उस पर्दे को ऑपरेट करना है, यानी कि रेटिना की सर्जरी करनी है या विट्रेक्टमी करनी है। और ये फर्स्ट फोटोग्राफ जो लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है वो डिटेच्ड रेटिना है, और जो सेकेंड फोटोग्राफ है आप उसमें देख सकते हैं कि ये व्हाइट लेयर्स पूरी कट गई हैं। ये रेटिना आपकी अब नॉर्मल लुकिंग है, लेकिन ये सिर्फ फिजिकल दिख रहा है कि आपका रेटिना अटैच्ड हो गया। अब ये रेटिना काम कर रहा है कि नहीं, मरीज का विजन बढ़ रहा है कि नहीं, ये पर्दे की ताकत पर निर्भर करता है, और ये निर्भर करता है कि आपने ये ट्रीटमेंट कितनी जल्दी कराया है। इसलिए जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके ये लिए रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट के लिए पहुंचेंगे उतना विजुअल रिकवरी आपकी फास्ट और अच्छी होगी। बहुत अच्छी बात है ये कि मतलब बिल्कुल रेगुलर फॉलोअप में और अर्लीस्ट पॉसिबल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से चेकअप अपनी करानी चाहिए। बहुत अच्छी बात है।
कॉम्प्लिकेशंस, बहुत बिल्कुल सही। अब ये मोतियाबिंद और रेटिनोपैथी, अगर ये दोनों का इलाज एक साथ हो सकता है और क्या ये दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकते हैं डॉक्टर लोकेश, क्योंकि डायबिटीज वाले मरीजों में कैटरेक्ट कॉमन होता है, क्योंकि हमारा एज ग्रुप वही है, 40, 45, 50 साल से बड़े बुजुर्ग हमारे हैं जिनको टाइप 2 डायबिटिक बीमारी हो रही है, तो उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी के कॉम्प्लिकेशंस के साथ साथ में कैटरेक्ट भी बन रहा है जो नॉर्मल एज वाला भी है, और डायबिटिक वाले पेशेंट्स में जो कैटरेक्ट है वो फास्ट प्रोग्रेशन होता है। तो दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब दोनों साथ में पाए जाते हैं, और अगर दोनों साथ में हैं तो वो आपके विजन को दोनों कम कर रहे हैं। अब ये प्रोपोर्शन वेरी कर सकता है कि किसी को कैटरेक्ट ज्यादा हो, किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी ज्यादा हो। जो कैटरेक्ट की ब्लाइंडनेस है या कैटरेक्ट की वजह से जो रोशनी गई हुई है वो रिकवरेबल ब्लाइंडनेस है, रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है, जिसको कि हम वापस ठीक कर सकते हैं। तो हमने जो कुछ भी मोतियाबिंदु से खोया है वो हमें वापस मिल सकता है। लेकिन जो डायबिटिक रेटिनोपैथी वाली ब्लाइंडनेस है वो इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस है। हमने अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी से कुछ खोया है तो हो सकता है कि ट्रीटमेंट से हमारी फुल रिकवरी नहीं हो। तो कंबाइंड सर्जरीज होती हैं और रिकवरी डिपेंड करती है कि हमारा डैमेज कितना हुआ है और हमने डॉक्टर को कब और कैसे दिखाया है, और हमारा प्रेजेंटेशन जिस समय हमने दिखाया है कैसा था, और हमारा शुगर लेवल हमने पिछले 10 सालों से कैसा कंट्रोल किया हुआ है। कई बार ऐसा होता है डॉक्टर लोकेश, मेरे पास पेशेंट आते हैं, देखिए डॉक्टर मेरी शुगर तो अभी लो जा रही है, मेरी तो शुगर अभी तो 70 चल रही है फास्टिंग, पर फिर भी मुझे आंख में नहीं दिख रहा है। सो इट इज नॉट दैट कि आज आपका शुगर कंट्रोल होके आज आपका विजन खराब हुआ है, इट इज द ओल्डर डैमेज जो आप पिछला अनकंट्रोल करते हुए चले आए हैं, उसकी वजह से जो नुकसान हो गया है अब उसकी भरपाई नहीं होगी। इसलिए जल्दी जागना जरूरी है, जल्दी आई डॉक्टर को दिखा के शुगर कंट्रोल करना इज मस्ट। जरूर, वेरी ट्रू। तो ये डायबिटीज में होने वाली जो रेटिनोपैथी के अलावा जो तकलीफें हैं उनके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, जो डायबिटीज है वो कई बार बीपी के साथ में भी आती है। हमने देखा है अक्सर हमारे जो बड़े लोग हैं वो उनको बीपी भी हो रहा है और उनको शुगर भी साथ में हो रहा है, मतलब वो हाइपरटेंसिव भी हैं, डायबिटिक भी हैं और उनको ओल्ड एज भी है, दे आर ऑल 50+। तो इन तीनों बीमारियों का मिला जुला इफेक्ट होता है। जैसे कि मेरे इस पिक्चर में दिख रहा है कि इस पेशेंट को हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी भी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ब्लड प्रेशर भी हमारी, जैसा कि नाम बता रही है, ब्लड वेसल्स को इन्वॉल्व करती हैं। तो इसमें भी ब्लड वेसल्स डैमेज होंगी, और अब आपके पास दो शत्रु हैं जो आपकी ब्लड वेसल्स को डैमेज करेंगे, एक ब्लड प्रेशर और दूसरा डायबिटीज। तो आपको कंबाइंड हाइपरटेंसिव और डायबिटिक रेटिनोपैथी का पिक्चर मिल सकता है। और उसमें जो डेंजरस होता है वो आप इसमें पिक्चर में देख सकते हैं डॉक्टर लोकेश की, एक व्हाइट कलर की रिंग पड़ी हुई है बिल्कुल सेंटर में जहां से हमको देखना है, और ये जो व्हाइट रिंग है ये हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से है, जो अक्सर हमारे ब्लड प्रेशर वाले मरीजों में होता है। इसके अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम होती है वो होती है एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन। जैसा कि नाम बता रहा है कि एज रिलेटेड मतलब उम्र के साथ होने वाली मैक्युला, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि ये सेंटर वाला हिस्सा है रेटिना का जिसमें डीजेनरेशन हो रहा है, मतलब कि उम्र के चेंजेस हो रहे हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में ब्लीडिंग नहीं होती है, लेकिन ये वाइट धब्बे होते हैं जो रोशनी को कम करते हैं। तो ये दोनों चीजें को एग्जिस्ट कर रही है आपकी डायबिटिक रेटिनोपैथी के साथ में और आपके विजन को कम कर रही है। राइट। ये आपके जो डायबिटिक मरीजों में अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, और एक अंतिम बात को रखते हुए अपना मैसेज क्या आप देना चाहेंगे अपने सब मरीजों के लिए कि किस प्रकार से उन्होंने, हाउ अर्ली दे शुड रिपोर्ट एंड व्हाट इज द टाइम दे शुड अप्रोच ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट? इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है अपना स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल, और
ऐसा कहा जाता है कि जिस समय आपको डायबिटीज डायग्नोज हुई, ऑन दैट सेम डे और विद इन फ्यू डेज आपका फर्स्ट चेकअप होना चाहिए। कि कई बार ऐसा होता है कि हमें आज पता चला है कि डायबिटिक हम पेशेंट हैं, क्योंकि यूजुअली डायबिटीज वाले मरीजों को सिम्टम्स कुछ नहीं होते हैं, शारीरिक भी नहीं होते हैं, और अगर आंखों में भी प्रॉब्लम हो रही है तो अर्ली स्टेजेस में कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो जो बीमारी एसिम्टोमेटिक होती है उसके लिए हेल्थ चेकअप्स या रूटीन स्क्रीनिंग कंपलसरी होता है। हमारे इंडिया में ये स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स उतने रिजिडली फॉलो नहीं किए जाते, पर 40 साल की उम्र के बाद हम सबको अपना शुगर टेस्ट कराना चाहिए। और किसी भी समय हमारी अगर बढ़ी हुई शुगर आ रही है तो फिर उस समय हमें अपनी आंखों की फर्स्ट टेस्ट कराना चाहिए। और अगर आपकी आंखों में कुछ भी चेंजेस नहीं है, आपका डायबिटीज चेक हो गया, डायबिटीज कंट्रोल में है और आई डॉक्टर ने बोल दिया कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, तो देन आपको वंस इन अ ईयर रेटिना टेस्ट कराना है विदाउट एनी फेल। मैं मेरे मरीजों को बोलती हूँ आप एक दिन फिक्स कर लीजिए, चाहे तो 15 अगस्त फिक्स कर लें, चाहे तो आप अपनी बर्थडे फिक्स कर लें, या कोई भी ऐसी एक चीज से लिंक कर दें, क्योंकि वी टेंड टू फॉरगेट। एंड अनफॉर्चुनेटली डायबिटीज वाले मरीजों को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कई बार पैरों की नसों में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसे हम न्यूरोपैथी कहते हैं। डॉक्टर लोकेश, आपके पास भी ऑर्थोपेडिक्स में बहुत सारे डायबिटिक के पेशेंट्स, डायबिटिक फुट के पेशेंट्स आते होंगे विच रिक्वायर्स लॉट ऑफ केयर। तो बेचारे किडनी का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, अपनी न्यूरोपैथी नेफ्रोपैथी का इलाज करा रहे हैं, अब रेटिनोपैथी के लिए भी दे टेंड टू फॉरगेट कि कितने डॉक्टर्स को कब क्या दिखाना है। सो दे कैन फिक्स अप एन अपॉइंटमेंट वंस इन अ ईयर, और वो हर साल किसी चीज से लिंक करेंगे। जैसे मैं अपना रूटीन हेल्थ चेकअप मेरी एनिवर्सरी पे कराती हूँ, जो हमारी मैरिज एनिवर्सरी, आई टेक माय हस्बैंड अलोंग विद कि हम दोनों का रूटीन चेकअप हो जाए। अगर आपके रेटिना में कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप डॉक्टर से जरूर फोटोग्राफ ले लें, विच विल इंडिकेट कि आपका कितना डैमेज है। एंड कई बार होता है कि हम जगह बदल देते हैं, किसी दूसरी सिटी में चले जाते हैं, तो प्रीवियस डॉक्टर का रिकॉर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आजकल ये जो हमारे पास स्क्रीनिंग फोटोग्राफिक मशीन्स हैं, दे विल सर्व द पर्पस। और वो तो टेलीमेडिसिन के जरिए कि डॉक्टर लोकेश ने फोटो ली है वो मुझे भेजेंगे और मैं देख के बता सकती हूँ कि क्या स्टेटस है आपके मरीज का। सो नाउअडेज it's a kind of a comprehensive treatment for diabetic patients, और उसमें जो हम काम कर रहे हैं it is more of a preventive measures। हम नहीं चाहते कि हमारे डायबिटिक पेशेंट्स को कहीं भी कॉम्प्लिकेशंस हो। सो जो हम हमारे मरीजों को बार बार बोलते हैं, और डॉक्टर लोकेश भी इससे एग्री करेंगे कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें हमेशा से प्रिवेंशन के बारे में बात करनी है, और प्रिवेंशन तभी संभव है जब आप अच्छा कंट्रोल करेंगे और डॉक्टर के पास टाइमली रिपोर्ट करेंगे। वेरी राइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट डॉक्टर विनीता, बहुत उपयोगी जानकारी आपने दी दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर लोकेश, इट्स माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। तो दर्शकों, आपने बहुत उपयुक्त जानकारी प्राप्त करी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनीता, आपके इतना टाइम देने के लिए। और कोई भी प्रश्न आपका हो, डॉक्टर विनीता का नंबर आपको उपलब्ध रहेगा इस वीडियो में, and you can connect her on WhatsApp if you have any problem, and she can give you appointment as and when needed. बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू so much.